अपने पतियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मायके में 1 महीना मौज मस्ती से बीतने के बाद हम पिछली रात घर लौटे थे। रवि के ऑफिस जाने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही सविता और मधु मुझसे मिलने आ पहुंची। वो दोनों उत्तेजना का शिकार बनी हुई थी और अजीब से बावले अंदाज में उन्होंने वार्तालाप आरंभ किया। वंदना, मेरे साहब तो गए काम से। सविता ने माथे पर पीटकर अपने पति के बारे में जानकारी दी। एक से के बुखार ने तो मेरे साहब का भी दिमाग खराब कर दिया है। सविता के एक्शन की नकल करते हुए मधु ने भी अपना चेहरा लटका लिया। मेरी ये दोनों खुश मिजाज पड़ोसन बिना नौटंकी किए अक्सर कुछ कहती सुनती नहीं है। मैंने अपनी हंसी को काबू में रखते हुए पूछा, आप किसके चक्कर में आ गए हैं? तुम दोनों के दिलफेक पति। मृगनयनी, सविता ने आंखें मटकाकर एक शब्द में कहा। चंद्रमुखी मधु आज सविता की कार्बन कॉपी बनी हुई थी। मनमोहनी जादूगरनी, क्या हाल चाल है उसकी, क्या बाल है उसके, क्या कहना है, साफ साफ कहो नहीं तो मैं आराम करने जा रही हूँ। मैंने उन्हें धमकी दी। वंदना, तेरे ऊपर वाले फ्लैट में जो नई चमक छल्लो आई है हम उसी के बारे में बता रहे हैं। सविता ने मजाकिया अंदाज में गंभीर दिखने का प्रयास किया। और हम वही बता रहे हैं जो हम दोनों के पतियों ने उसके बारे में कहते हैं। क्या नाम है नई पड़ोसन का? चंद्रमुखी। मृगनयनी, चुप करो नहीं तो मैं चली आराम। नाराज मत हो, हम दोनों बहुत दुखी हैं। सविता ने मेरा हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। जादूगरनी शालिनी ने हमारे पतियों को अपने बस में कर लिया है। वो दोनों काट के उल्लू बन गए हैं। दुखी दिखाने का प्रयास करते हुए मधु मुस्कुरा रही थी। पटेल साहब ने बाल डाई कर लिया है। मेरी गुज्जर साहब प्रिंटेड कमीज पहनते हैं। सरसों के तेल से मालिश कराने वाले पटेल साहब ने पास के आज 4 तरह के सेट हैं। गुज्जर साहब तो शीशे के सामने से हटने का नाम नहीं लेते। पूरी कॉलोनी हम पर हंस रही है। सहेली, तेरी दुनिया में दिल नहीं लगता, मुझको उठा ले। मधु, टूटे दिल दर्शाने वाली यह गाना मेरी डांट सुनकर आगे नहीं गा पाई। कुछ देर बाद सारा मामला मेरी समझ में आ गया। पटेल और गुज्जर हमारी नई पड़ोसन शालिनी के रूप चाल में फंसकर एक से के बीमार हो गए हैं। शालिनी और उसका पति अरुण मिलनसार स्वभाव वाले थे। वह दोनों अक्सर शाम को पटेल या गुज्जर के यहाँ मिलने पहुँच जाते थे। अपने घर लंच और डिनर पर वो इन्हें कई बार आमंत्रित कर चुके थे। पटेल और गुज्जर दोनों रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। हम सब उनके दिलफेक स्वभाव से परिचित हैं। सविता और मधु कभी उनके आशिकाना मिजाज पर हंसती तो कभी खूब खिलसी सती और नाराज होती। वो दोनों भी अपनी आदत से मजबूर सुधरने में नहीं आते। हम शालिनी से खास शिकायत नहीं है, बस थोड़ा बनती सवरती ज़्यादा है, पर वह चलेगा। सविता ने अंत में अपनी राय व्यक्त की। अरुण भोला भाला इंसान है, उसने शालिनी को कुछ कंट्रोल में रखना चाहिए, पर चलेगा। मधु ने सविता के सुर में सुर मिलाया। फिर भी वंदना, तुम मृगनयनी को समझाना कि हमारे सूरवीरों को ज़्यादा सहना दे। वो ना उंगली पकड़ने लायक है, ना पैर हिचा पर। अपनी कल्पना शक्ति को बेलगाम छोड़ फिल्मी हीरो बनकर वह हमारा जीना ज़रूर मुश्किल कर देंगे। यार, सारा मोहल्ला हम पर हंस रहा है। हम दोनों सिर उठाकर नहीं चल पा रही हैं। उन दोनों की ममतामी अंदाज में सिर झुकाकर बैठी देख मैंने एक बार जो हंसना शुरू किया तो फिर हंसी रुकने का नाम नहीं लिया। वो दोनों हैरान होकर मुझे चिंतित नज़रों से देखने लगी। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई, थोड़ा झेपी और फिर जल्दी से मेरे साथ पलंग पर वो दोनों हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। दिन में फुर्सत निकालकर मैं शालिनी से मुलाकात करूंगी। उसके बाद इस समस्या का समाधान खोजूंगी। हम सब मिलकर
ऐसा वादा करके मैंने अपनी दोनों सहेलियों को विदा किया। दोपहर को रवि का फोन आया तो मैंने उन्हें सारी बात हंसते हुए बताई। ये पटेल और गुज्जर बिल्कुल टू मच है वंदना। ऑफिस की हर लड़कियों ने इन्हें डांटा हुआ है और सब इन कार्टूनों का खूब मजाक उड़ाती है, पर ये सुधरने का नाम नहीं। रवि के इन वाक्यों ने मुझे गहरे सोच विचार में डाल दिया था। शालिनी से हुई मेरी मुलाकात के बारे में सब कुछ जानने के लिए सविता और मधु सब काम धाम छोड़कर अगले दिन सुबह ही मेरे घर आ पहुंची। वह शालिनी तुम दोनों के पतियों को जानबूझकर बढ़ावा नहीं दे रही है। हंसते मुस्कुराते हुए खुलकर बात करना उसका स्टाइल है। मैंने अपना निर्णय उन्हें बता दिया। तुम ठीक कह रही हो, पर हमारी मुसीबत दूर करने के लिए कुछ तो करो भी यार। मधु खींच उठी। उसके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया है। मेरी यह बात सुनते ही वो दोनों कूदकर मेरे अगल बगल में आ बैठी। सस्पेंस बढ़ाने के लिए मैं कुछ देर खामोश रही और फिर अकड़कर बोली, मेरी योजना सुनने से पहले मुझे तुम दोनों आश्वासन दो कि मेरे कहे पर चलोगी। बिल्कुल चलेंगी। पहले सविता और उसके पीछे पीछे मधु ने मेरी शर्त फौरन मान ली। कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। नहीं करूँगी। जब तक परिणाम ना निकले तब तक किसी तरह के अविश्वास, डर या घबराहट का शिकार नहीं बनोगी। तेरी योजना में कोई मर्डर होगा क्या? सविता ने जोर से चौंकने का अनुभव किया। आजकल दूसरी औरतों वाले हर फिल्म में मर्डर जरूर होता है। अगर हमारी समस्या भी मर्डर से हल होती है तो चलेगा। मधु ने लापरवाही से कंधे उचकाए, पर फिर अपने बेसिर पैर की बातें पर हंस पड़ी। तुम दोनों फालतू की बातों में टाइम बहुत खराब करती हो। मैं आंखें तरे कर उन्हें रास्ते पर लाई और फिर दोनों को अपना प्लान समझाया। रास्ता खतरनाक दिखा रही हो तुम वंदना, पर तुम्हें प्लान के सफल होने का विश्वास है तो हम तुम्हारे साथ हैं। सविता के इस फैसले के समर्थन में मधु ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया और मेरी योजना की स्वीकृति हो गई। अब हमने उसी दिन अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया तो पटेल और गुज्जर की मानो लॉटरी निकल आई। उन दोनों को शालिनी से मिलाने व उसके साथ कुछ वक्त गुजारने का अवसर उपलब्ध कराने से हम तीनों बिल्कुल नहीं चूक रही थी। गुज्जर और पटेल हमारे परिवासों के कारण लगभग रोज ही शालिनी के दर्शन कर लेते। उन्होंने अपने सपनों की रानी से जी भरकर बातें करने का मौका भी हम खूब देती थी। सविता ने छोले भटूरे बनाने सीखने के लिए शालिनी को अपने घर आमंत्रित किया। पटेल जी भी रसोई में घुस आए तो उनकी पत्नी ने रत्ती भर एतराज नहीं किया। शालिनी तो कुछ देर बाद हमारे पास ड्राइंग रूम में आकर बैठी और पटेल जी ने पूरी दिलचस्पी के साथ भटूरे बनाने सीखे। हम तीनों ने नोट किया कि गुज्जर साहब यूं बैचैन हो रहे थे मानो पेट में तेज मरोड़ उठ रही हो। अपनी मासूका को अपने रकीब के साथ अकेले में हंसते बोलते देखना उन्हें जरा भी हजम नहीं हो रहा था। गुज्जर बेचारे तो जब जब उठकर रसोई की तरफ जाने की कोशिश की, मधु ने उन्हें माथे पर बल डालकर रोक दिया। उनका मूड ऐसा खराब हुआ कि पेट भर कर छोला भटूरा का स्वाद भी नहीं ले सके। गुज्जर साहब की लॉटरी 2 दिन बाद रविवार को निकली। शाम के समय शालिनी मार्केट से कुछ सामान खरीदने निकली तो मधु गुज्जर साहब को लेकर उसके साथ बोली। आधे रास्ते पहुंचकर उसने गैस पर सब्जी चढ़ा आने का बहाना बनाया और अकेले ही वापस लौट आई। गुज्जर शालिनी को 1.5 घंटे बाजार में घुमाकर बड़े विजयी और प्रसन्न अंदाज में वापस लौटे और घर का
पर उनका स्वागत करने के लिए हम सभी मौजूद थे। पटेल अपनी प्रतिस्पर्धी को ऐसे घूरे रहे थे मानो कच्चा चबा जाएंगे। मैं आज का डिनर नहीं करूंगी। समीर ने टिक्की, आइसक्रीम, फर्स्ट स्टार और बड़ी सी चॉकलेट खिलाकर मेरी हालत खराब कर दी है। शालिनी के मुंह से गुज्जर साहब की जगह समीर नाम सुनकर पटेल जी तो अंगारों पर लौटने लगे। वैसे तो पटेल और गुज्जर आपस में अच्छे दोस्त हैं, पर शालिनी के मामले में दोनों ही बाजी मारने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते रहते। सविता और मधु की अनुपस्थिति में रवि और मैं उन्हें शालिनी का नाम लेकर अक्सर छेड़ती। जरा सा चिढ़ा देने पर वो खुल जाते और उनके बीच खूब नोकझोंक होती। अबे मोटे, तू नहीं जचता उस रूपसी के साथ। टेस्ट में आकर पटेल गुज्जर से उलझ जाते। फिल्म की हीरोइन किसी बैंड मास्टर के नहीं बल्कि मुझ जैसे लंबे स्मार्ट हीरो के गले में प्रेम की माला डालती है। अरे ज्यादा इतना मत मेरे लंबे बाल, गुज्जर साहब चिढ़कर जवाब देते। वह मेरी दीवानी है, मेरे साथ होती है तो उसे हंसता मुस्कुराता चेहरा फूल सा खिला रहता है। मेरे सामने तेरा कोई चांस नहीं है बच्चू। सविता और मधु की उपस्थिति में कभी रवि उन्हें छेड़ता तो दोनों हंसकर बात को टालने की कोशिश करते। उन्हें डर लगता कि उनकी पत्नियां ऐसा चर्चे की छेड़ते ही हमेशा की तरह उनके पीछे पड़ कर झगड़ा करने न लगी। सविता और मधु आए परिवर्तन को नोट करने में उन्हें कुछ दिन लगे। शालिनी के साथ उनके फ्लैट करने के लेकर दोनों की पत्नियां कोई शोर नहीं मचाती हैं। ये देखकर दोनों कभी कभी काफी हैरान नजर आते। जब पत्नियों ने कोई अंकुश नहीं लगाया तो दोनों के हौसले बुलंद हो गए। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दोनों शालिनी पर लाइन मारते। अरुण की उपस्थिति का भी धीरे धीरे उन पर नकारात्मक असर होना बंद हो गया। उसके सामने ही मजाक की आड़ में दोनों शालिनी का दिल जीतने की बेहिचक प्रयास करने लगे थे। योजना पर अमल करना शुरू करने के करीब 2 सप्ताह बाद वह दिन आ गया जब दोनों बकरे हलाल होने को पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। रविवार की उस सुबह मैंने गुज्जर और पटेल दोनों के फ्लैट में जाकर घबराहट और चिंता से कांपती आवाज में खबर दी, जल्दी से शालिनी के घर आइए। उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसके किसी सवाल का जवाब देने को मैं रुकी नहीं थी। शालिनी के घर में मेरे वापस पहुंचने के करीब 5 मिनट बाद भी वो दोनों घबराई सी हालत में भागते हुए वहां साथ साथ पहुंचे। शालिनी बेडरूम में है, तुम दोनों अंदर जाओ और अरुण की उसे होश में लाने की सहायता करो। मैंने फटाफट सविता और मधु को वहां से हटाया। मुझे डर था कि दोनों में से कोई अचानक हंसना शुरू कर सारी योजना पर पानी ना फेर दे। रवि ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, डॉक्टर को बुलाया तो वह पुलिस को जरूर सूचना देंगे। क्यों खा ली इसने नींद की गोलियां? गुज्जर ने चिंतित लहजे में पूछा। इस सवाल का जवाब तो आप दोनों में से कोई एक दे सकता है। मैंने क्रोधित अंदाज में दोनों को घूरा। वो कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करते उससे पहले ही शालिनी की उल्टी कराने का प्रयास करती हुई ऊंची आवाज में हम तक पहुंची। अगर इसे उल्टी नहीं हुई तो हालत बिगड़ जाएगी। मेरे पति की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग और ज्यादा उड़ गया। नींद की गोलियां खाने का कारण हम कैसे बता सकते हैं? कई बार थूक
सटकाने के बाद गुज्जर के मुंह से बस इतना ही निकला, हमें इतनी भयानक अंदाज में क्यों घूर रही हो तुम? पटेल की आंखों में मुझे भय के भाव बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। शालिनी ने सुसाइड नोट छोड़ा है, मैंने यह जानकारी देकर बम के जैसा विस्फोट किया और वह नोट इस वक्त अरुण के पास है। रवि ने बात को आगे बढ़ाया। उस नोट में लिखा है, अरुण, मेरे मन में पाप आ गया है, किसी और ने मेरे दिल में जगह बना ली है, मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ और तुमसे विश्वासघात करके जीना नहीं चाहती। मेरी भूल को माफ़ कर देना। मुझे लगता है गुज्जर साहब, तुमने शालिनी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। मैंने गुज्जर पर सीधा आरोप लगाया तो चक्कर आने के कारण वो धम्म से सोफे पर बैठ गया। नहीं वंदना, तुम गलतफहमी का शिकार हो। रवि ने मेरे आरोप का खंडन किया। मैंने पटेल को कल ही शालिनी के घर में तब घुसते देखा था जब अरुण घर में नहीं था। उसके आत्महत्या करने के प्रयास के लिए यह रोमियो जिम्मेदार है। नहीं नहीं, कल शाम को तो मैं सिर्फ कटोरी भर चीनी लेने के लिए यहाँ आया था। पटेल ने कांपती आवाज में सफाई दी। हमसे तुम्हारी पुरानी पहचान है तो हमारे यहाँ चीनी मांगने क्यों नहीं आए? पटेल ने रवि से इस सवाल का कोई जवाब देते नहीं बना। तभी बेडरूम से अरुण ने बाहर झांका और हमारी तरफ मुंह करके भावुक लहजे में बोला, अगर मेरी शालिनी को कुछ हो गया तो मैं जेल की चक्कियां पिसवा दूंगा, खून हो जाएगा मेरे हाथों से। कुछ चाहिए क्या? मैं उसकी तरफ बढ़ गई। नहीं तो वो दोनों जरूर देख लेते कि हंसी रोकने को मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ रही है। एक जग पानी ले आओ। अनिगय दृष्टि से उन दोनों को घूरने के बाद अरुण अंदर चला गया और मैं भागकर रसोई की तरफ चली गई। पानी भरकर जग लेकर मैं बेडरूम में घुसी तो देखा वो चारों तकिए में मुंह छिपाकर खूब हंस रहे थे। मैंने भी तकिया उठाया और बड़ी देर तक रुकी अपनी हंसी को बाहर आने की छूट दे दी। मधु, तुम्हारे पति के तो डर के मारे कहीं पतलून भी खराब ना हो जाए। अरुण की आंखों से ज्यादा हंसने के कारण आंसू बह रहे थे और पटेल साहब की आवाज ही नहीं निकल रही है। मैंने उन्हें सूचना दी, एक्स का भूत इस बार ऐसा सिर से उतरेगा कि तौबा बोल जाएंगे दोनों। अपनी हंसी पर कंट्रोल करने के बाद मैं बाहर ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा पटेल और गुज्जर एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। किसी के कुछ कहने से पहले शालिनी की उल्टी करने की आवाज हम तक पहुंची तो उन दोनों का गुस्सा छूमंतर हुआ और रंग फिर से पीला पड़ गया। मैं मुड़कर खड़ी हुई, अपनी हंसी उनकी आंखों से छिपाने के लिए वैसा करना जरूरी था। उधर पटेल जी गुज्जर साहब को लताड़ रहे थे। अबे, मैं तो हल्का सा हंसी मजाक उससे करता था पर मेरे दिल में पाप नहीं था। तुमने उससे प्यार का गहरा चक्कर चलाकर गुनाह किया है। बेकार की बातें मत करो, गुज्जर ने गुस्से से भरकर जवाब दिया। तुमने शालीनता की सीमा हमसे तोड़ी है। आते जाते तुम उसे टक्कर मारते थे, मेज के नीचे पैर से पैर टकराते थे। सोने के बूंदे उसे कौन खरीद कर देना चाहता था? पटेल जी कुछ कहते इससे पहले ही अरुण बेडरूम से बाहर आकर फोन की तरफ बढ़ गया। रवि ने फौरन उसे रोका। नहीं यार, पुलिस को मत बुलाओ, शांति से बातें करने से सब समस्या का हल हो जाता है। पुलिस का नाम आते ही गुज्जर और पटेल आपस में झगड़ा भूलकर अरुण की तरफ लपके। तुम पूछ लेना शालिनी से, वह मुझे गुनहगार नहीं बताएगी। पटेल ने भावुक लहजे में अपने लिए सफाई दी। हंसी मजाक की बात और है पर शालिनी को मैंने हमेशा इज्जत की नजरों से देखा है। गुज्जर साहब ने दोस्ताना अंदाज में अपनी सफाई दी। अरुण फर्श पर फाड़ खाने वाले अंदाज से घूरता
खामोश खड़ा रहा। हम देखे बुरे नहीं हैं अरुण, हमारे व्यवहार से तुम्हें भविष्य में कोई शिकायत नहीं होगी। गुस्सा थूक दो, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। कहते हुए पटेल जी रुहासा हो उठे। पुलिस वाले बड़े कुत्ता घसीट करके हमारे यार गुज्जर ने हाथ ही जोड़ दिए अरुण के सामने। अरुण ने अचानक अपने गले से अजीब अजीब सी आवाज निकालनी शुरू की। फिर उसने उन दोनों को जोर से धक्का दिया और भागते हुए बेडरूम में घुस गया। मैं उसके पीछे भागी। फिर उन दोनों को हक्का बक्का सा छोड़ रवि भी हमारे पीछे बेडरूम में घुस आया। हम तीनों अपनी हंसी उन दोनों से छिपाने में बड़ी मुश्किल से सफल हो पाए थे। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद न किया होता तो वो दोनों अंदर घुस आते और हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। हम अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसे थे। बार बार पटेल और गुज्जर की शक्लें हमें ध्यान आती और हंसी का फुहारा अंदर से फिर फूट पड़ता। जब हंसी का तूफान कुछ थमा तो सत्ता ने अचानक मुझसे पूछा, वंदना यह तो बता दे कि हमारी योजना में शालिनी और अरुण को कैसे और कब शामिल किया। शुरू से ही मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम दोनों को यह जानकर खुशी होगी कि शालिनी और मैं पुरानी कॉलेज की सहेलियां हैं और मैंने सारा प्लान आरंभ में इन दोनों के साथ बैठकर बनाया था। और क्या शानदार प्लान रहा हमारा। मैंने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। रवि तुम ही उन दोनों को जाकर संभालो, कहकर कि शालिनी की तबीयत सुधर रही है पर उन्हें डराना धमकाना चालू रखना। उन दोनों की मजबूरी का जनाजा निकल ही जाना चाहिए। मैं जाता हूँ। रवि ने गंभीर सा चेहरा बनाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सचमुच उन दोनों बेचारों की हमने डर के मारे जान निकाल दी थी। वो सही रास्ते पर आ गए थे, इसका एहसास हमें उसी शाम को हो गया। वो दोनों पत्नियों और हमारे साथ बैठे थे। शालिनी और अरुण भी वहीं आ पहुँचे। शालिनी बहन जी आप कैसी है तबीयत आपकी। पटेल के स्वर में हालचाल पूछते हुए सहानुभूति टपक पड़ रही थी। मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, कहकर गुज्जर साहब झटके से उठे और अपने घर की तरफ भागते से चले गए। हम छह लोगों ने अपनी हंसी रोकने का कितना मुश्किल रहा होगा इसका अंदाज़ा आप शायद कभी नहीं लगा सकेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।